लोक कथाएं अक्सर डरावनी होती हैं, है ना? कुछ तो ऐसी होती हैं जो रातों की नींद ही उड़ा देती हैं। तो आज हम स्कैरी पंपकिन की एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, जो मेछो भूत की एक बहुत ही भयावह किंवदंती के बारे में है। तो जैसा कि होता है ना, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत एक खास माहौल से होती है। और ये कहानी भी शुरू होती है एक अंधेरी और तूफानी रात में। कहानी है तपन और उनके परिवार की। वो एक भयंकर तूफान में फंस जाते हैं और उन्हें नदी के किनारे बने एक सुनसान से सरकारी बंगले में रुकना पड़ता है। पर उन्हें क्या पता था कि बाहर जो तूफान चल रहा है, उससे कहीं बड़ा तूफान तो उस बंगले के अंदर उनका इंतजार कर रहा था। तो जब वो बंगले पे पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करता है वहां का चौकीदार भुवन। और बस यहीं से उसकी पहली बात से ही आने वाले खतरे का एक इशारा सा मिल जाता है। अब ये जो भुवन था ना, वो शुरू से ही बड़ा अजीब था। एक तो वो झुर्रियों वाला चेहरा, ऊपर से उसका बर्ताव। वो परिवार को जोर देकर कहता है कि सुबह तक इंतजार करो, और उनकी गाड़ी में बैठने से भी मना कर देता है। कहता है मैं तूफान में पैदल चला जाऊंगा, और उन्हें नदी से दूर रहने की चेतावनी भी देता है। कहता है कि वो सुंदर तो है पर बहुत खतरनाक है। मतलब वो परिवार को तो नदी वाले रास्ते से जाने से मना कर रहा है, पर खुद उसी अंधेरे में पैदल निकल जाता है। यही वो पहली चीज थी जिससे लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो तपन के परिवार को बिल्कुल हैरान कर देता है। गाड़ी चलाते हुए उन्हें नदी के किनारे एक आदमी दिखता है। उन्हें लगता है कि वो भुवन है, जो अविश्वसनीय तेजी से चल रहा है। पर जब वो बंगले पहुंचते हैं तो भुवन तो वहां पहले से ही मौजूद था, जैसे हवा में उड़कर आ गया हो। और जब उससे नदी के रास्ते के बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना कर देता है। सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? तो अगली सुबह होती है। बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन बंगले के अंदर खौफ का एक नया तूफान उठने वाला था। और इसकी शुरुआत होती है कीचड़ में बने कुछ बहुत ही अजीब निशानों से। अब अजीब बात ये थी कि कीचड़ में जो पैरों के निशान थे, वो नदी की तरफ जा नहीं रहे थे, बल्कि नदी से घर की तरफ आ रहे थे। और परिवार में से तो कोई भी रात में बाहर गया ही नहीं था, बच्चे तो सो रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये निशान आखिर थे किसके? तो आखिर नदी से घर तक चलकर कौन आया? जब भुवन उन निशानों को देखता है ना, तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। और फिर उसने जो बात बताई, उसने उस परिवार के दिल में ऐसा डर बिठा दिया जो शायद फिर कभी निकल ही नहीं पाएगा। वो कहता है जिसके पांव उल्टे हों, उसके कदमों के निशान ऐसे ही न बनेंगे। मतलब भुवन का जवाब कोई मजाक नहीं था। वो सीधा सीधा एक भयानक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था कि उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई और ही शक्ति थी। लेकिन भुवन की इतनी सारी चेतावनियों के बाद भी तपन की बेटी सुगंधा नदी के किनारे चली जाती है। और बस वहीं उसका सामना होता है एक ऐसी लड़की से जो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। सुगंधा नदी के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, काजल लगी हुई और एक घनी चोटी। वो कुछ बोलती नहीं, बस एक अजीब सी मुस्कान देती है और सिर हिलाती है। और जैसे ही सुगंधा एक पल के लिए अपनी नजर हटाती है, वो लड़की हवा में गायब हो जाती है। अब सुगंधा हैरान, परेशान कि आखिर ये था क्या। और गायब होने से ठीक पहले वो लड़की एक अजीब सी मांग करती है। वो कहती है, माछ खेते चाहिए, मुझे मच्छी दोगी? ये वो पहली दस्तक थी आने वाले खौफ की। अब कहानी आगे बढ़ती है। उसी शाम सुगंधा को बाजार भेजा जाता है कुछ सामान लाने के लिए, लेकिन उसका घर वापस आने का रास्ता एक बुरे सपने में तब्दील होने वाला था। तो होता यह है कि जैसे ही वो घर वापस आ रही होती है, अचानक हवा में सड़ी हुई मछली जैसी बहुत तेज गंदी बदबू फैल जाती है। फिर उसे एक खौफनाक एहसास होता है, जैसे कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही हो। फिर अचानक एक बड़े से पेड़ की डाली टूटकर ठीक उसके सामने गिरती है, और आखिर में एक अनसुनी सी आवाज उसे फुसफुसाते हुए सुनाई देती है। आवाज कहती है, मामा के माछ द्या, मतलब मुझे मछली दो। ये तो वही मांग थी जो उस लड़की ने नदी किनारे की थी, लेकिन अब ये अंधेरे से आ रही एक डरावनी फुसफुसाहट थी। और जब सुगंधा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो वो फुसफुसाहट एक गुस्से वाली चीख में बदल गई। बेचारी सुगंधा बुरी तरह डरी हुई भागकर घर पहुंचती है और दरवाजे पर ही गिर जाती है। वो अपने परिवार को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ,
लेकिन उसकी माँ मंदाकिनी उसकी बात को भुवन की कहानियों का असर मानकर टाल देती है। उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब बस शुरू ही होने वाला है। तो फिर आधी रात का वक्त है, पूरा बंगला एकदम खामोश है कि तभी रसोई से एक अजीब सी आवाज आती है, जिससे मंदाकिनी की नींद टूट जाती है। और जब वो देखने जाती है तो वहां का मंजर उसके होश उड़ा देता है। तो रसोई से आवाज आ रही थी। डरते डरते मंदाकिनी उसी आवाज की तरफ बढ़ती है। घर का वो गलियारा उसे बहुत लंबा लग रहा था और हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रसोई का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर चांद की हल्की सी रोशनी में उसकी बेटी सुगंधा अंधेरे में खड़ी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। एक पल के लिए तो मंदाकिनी को राहत मिली, लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की ही थी, क्योंकि जब सुगंधा पलटी तो मंदाकिनी की चीख ही निकल गई। वो देख रही थी कि उसकी बेटी कच्ची खूनी मछली खा रही थी। उसका चेहरा, उसके हाथ सब खून से सने थे और वो बाजार से लाई कच्ची मछली को किसी जानवर की तरह नोच नोच कर खा रही थी। और फिर सुगंधा के मुंह से जो आवाज निकली वो उसकी अपनी आवाज थी ही नहीं। वो बोली, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये सुनते ही सब साफ हो गया। सुगंधा अब सुगंधा नहीं थी, उसके शरीर में कोई और था, वही नदी वाला भूत। तो उस परिवार ने आखिर किस अलौकिक जीव को अपने घर में बुला लिया था? कहानी यहीं इसी मोड़ पर खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है, या फिर इस तरह की लोक कथाएं हमें प्रकृति की उन ताकतों के बारे में चेतावनी देती हैं जिनसे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए? उस परिवार का क्या हुआ ये तो शायद कभी पता नहीं चलेगा, पर सवाल ये है कि अगली बार कोई किसी सुनसान नदी किनारे जाने से पहले क्या एक बार सोचेगा जरूर?